गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो बुक है विधान वो पढ़ेंगे और जो विधान का जो चैप्टर है अतीत में दबे पाँव, इस जो आपका थर्ड चैप्टर है अतीत में दबे पाँव, आज हम वो पढ़ेंगे और उनके जो लेखक हैं ओम थानवी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो आइए आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ओम थानवी थे उनका जो जन्म हुआ था 1957 में हुआ था और उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो बीकानेर में हुई थी और राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने व्यवसायिक प्रशासन से एमकॉम किया था। जैसे कि एमकॉम होता है, उन्होंने क्या था, उनका जो सब्जेक्ट रहा था वो व्यवसायिक प्रशासन यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रह चुके हैं वो और 1980 से 1989 तक 9 वर्ष राजस्थान पत्रिका में भी उन्होंने काम किया है, अर्थात उन्होंने उसमें भी काम किया है। और इतवारी पत्रिका के संपादन ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई है। जो इतवारी पत्रिका आती थी, जो इतवार को निकाली जाती थी स्पेशल, उसमें उन्होंने साप्ताहिक प्रतिष्ठा दिलाई है, यानी कि उसको काफी ज्यादा फेमस किया है। सजग और बौद्धिक समाज में इतवारी पत्रिका ने अपने दौर में विशिष्ट स्थान बनाया है, अर्थात इतवारी जो पत्रिका है उन्होंने अपने दौर में विशिष्ट स्थान बताया है ताकि उन्होंने उसमें सजग रूप से, बुद्धिमत्ता के रूप से उन्होंने उसमें काम किया है। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। वो जो उन्होंने संस्कृत में काम किया है, संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए, इन सारे कामों के लिए वो बहुत अच्छे से प्रसिद्ध हैं और कहीं ना कहीं जाने जाते हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे। साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में उन्होंने गहन दिलचस्पी दिखाई है। 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर विस्तार से उन्होंने काफी लिखा भी है। पत्रकारिता के लिए अन्य पुरस्कारों के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है और 1999 के संपादक के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली और कलकत्ता के संस्करणों का उन्होंने दायित्व भी संभाला है। पिछले 17 वर्षों से इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में उन्होंने कार्यरत रहे हैं। तो ये तो था ओम थानवी के बारे में। आइए हमारा जो चैप्टर है अतीत में दबे पाँव, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो इसमें है वो क्या चीज है, क्या किस तरह का चैप्टर है। इतिहास हमें दिशा दे सकता है तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। इसी संदर्भ में ये रचना ओम थानवी की यात्रा, वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। यानी कि जो अतीत में दबे पाँव का मतलब ये होगा बच्चों की उन्होंने यात्रा की थी इस जगह की और यात्रा करते करते कुछ लेखक जब लिखते हैं उसके बारे में कि मैं वहाँ यात्रा करके आया हूँ वहाँ का, और एक रिपोर्ट तैयार करी तो उसका एक मिला जुला रूप उन्होंने पेश किया। जो अब तक के ज्ञान की भारतीय भूमि में ही नहीं विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को ही उतने सुनिश्चित ढंग से पुनर्जीवित करता है। जब इतिहास की घटनाएं होती हैं और उनको जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा जो रूप है वो सारी चीजें जो उभर कर वापस से सामने आ रही हैं, जो घटनाएं हैं प्राचीन सभ्यता की वो कहीं ना कहीं बाहर आ रही हैं, पुनर्जीवित हो रही हैं। जितने सुनियोजित ढंग से उसको 2 महानगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। लेखक ने टीलों, स्नानघरों, मृदभांडों, कुओं, तालाबों, मकानों और मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की समझदार भावात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज कर हमें दिखलाया है। देखिए बच्चों, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, आपका एक चैप्टर है मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, हड़प्पा संस्कृति। तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है आपका। मोहनजोदड़ो है, जो हड़प्पा है, उससे के अकॉर्डिंग ही है। तो हमारे जो लेखक हैं जब वहाँ जाते हैं, वहाँ की जो भी चीजें हैं, चाहे वो स्नानघर हो, मकान हो, मृदभांड हो, है ना, ये जो भी घटनाएं घटी हैं मानव संस्कृति से रिगार्डिंग, वो सारी चीजें उन्होंने हमें खोज कर कहीं ना कहीं बताई हैं, जिससे हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोध से तर्क या सिद्ध होते हैं। उन्होंने जब हमें इतिहास का वर्णन बताया है तो उससे कहीं ना कहीं हम क्या हो चुके हैं उसकी जानकारी हमें समझ में आई है। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक समय प्राणधारा से तर थी, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती थी। यानी कि उस समय जो सिंधु सभ्यता थी उसके जो नगर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वो काफी अच्छी थी, वहाँ की अभिभूत थी, बहुत अच्छी सी वहाँ की जानकारी हमें देते हैं।
वह आज के सेक्टर मार्ग को कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज्यादा रचनात्मकता थी। यानी वहां के हिसाब से वो बहुत ज्यादा अच्छे से बसा हुआ था वो नगर, वहां बहुत अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि उसकी जो बसावट थी वो शहर के खुद विकसने के अवकाश की भी छोड़कर चलती थी। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों में से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है। वहां के बारे में बता रहे हैं, वहां के जो लोग थे किस तरह से रहते थे, उनके घर किस तरह से आबाद थे, वहां की व्यवस्था क्या थी, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, उसके बारे में काफी उन्होंने बताया है। वे सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ में अनुशासन थी। वे कह रहे हैं वहां की जो गतिविधियां थी, आगे में जो सभ्यता थी वो राजनीतिक उस पर नहीं थी, बल्कि आपसी समझ के हिसाब से वहां के लोग रहा करते हैं और बहुत ही अनुशासित थी। उसमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं था। भव्यता थी, बहुत अच्छी तरह से थी, लेकिन उसमें कोई भी आडंबर यानी कि दिखावा नहीं था वहां की सभ्यता में। आगे वो कह रहे हैं उसकी खूबी, उसका सौंदर्य बहुत था और जो रात पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। यानी उसकी जो स्पेशलिटी थी, खूबी थी, वो क्या था, उसका सौंदर्य, सुंदरता थी, जिसमें समाज का मिश्रण था, राजनीतिक मिश्रण कुछ भी नहीं था। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था का विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को कचौड़ता है। जब इस तरह से कुछ ऐसा घटित हो जाता है बच्चों, हमारे जो स्मारक चिन्ह होते हैं, आधुनिक व्यवस्था जब नई नई बनती है और वो कहीं ना कहीं जो हमारे विकास के अभियान है उनकी भेंट चढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा अभियान जो होता है बहुत ज्यादा भ्रमित, दुखी हो जाता है। तो ये लेखक ने थोड़ा सा उसके बारे में बताया है। आइए हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अतीत में दबे पाप की चैप्टर के अंतर्गत क्या है। अभी भी मोहनजोदड़ो क्या है बेटा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थल जहां सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। फिर से बता रही हूँ, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, और वर्तमान समय में अब हम इसे क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। और हड़प्पा क्या है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थल जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा था। तो ये दोनों जो नगर है वो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं। तो मैंने आपको दोनों का अर्थ बता दिया है। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। यानी जो प्राचीन सभ्यता थी हमारी, वहाँ के दोनों शहर हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ, आपका जो ये चैप्टर है हिस्ट्री में जो है आपका एक उससे रिलेटेड है, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। नियोजित शहर है, यहाँ पे जो नियोजना के हिसाब से वो शहर वहाँ बसे हुए थे। दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर है ये। सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो त्राम काल के शहर में सबसे बड़ा है। वो बता रहे हैं जब खुदाई की गई थी तो वहां पे बहुत सारे शहर मिले थे, लेकिन आपका जो मोहनजोदड़ो शहर है ना, वो ताम्र काल का, आपको पता है ना काल थे वहां पे उस समय, कौन से काल थे, ताम्र काल जब चल रहा था उस शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। उत्कृष्ट का मतलब होता है बिल्कुल अलग, नया, निराला, अनोखा, बहुत ही अच्छा। व्यापक खुदाई यहीं पर भी संभव हुई है। इसी कारण से जहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं शहरों में, वहीं पे बहुत अच्छे से व्यापक खुदाई होती है, यानी कि लंबी चौड़ी खुदाई संभव हो पाती है। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बड़े चित्रित भाड़े, मोहरे, साजो सामान और खिलौने आदि इन्हें जब खुदाई की गई तो ये सारा सामान वहां से प्राप्त हुआ है। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। सभ्यता का अध्ययन का मतलब होता है कि जिन्होंने भी खुदाई करी है, राखलदास बनर्जी ने, आपने पता है खुदाई करी है, तो उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन का मतलब है उस पर कुछ लिखा, कुछ काम किया। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। वो बता रहे हैं कि जब रेल लाइन बिछती है तो बहुत सारी जो चीजें होती हैं, आप लोगों ने देखा होता है अक्सर कि जैसे किसी का अगर मकान या क्वार्टर भी निकल के जा रहा है उधर से और रेल लाइन वहां पे बिछी हुई है तो सरकार उस चीज को वहां से हटा देती है। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि सैकड़ों मील दूर हड़प्पा भी था वहां पे एक शहर, लेकिन रेल लाइन बिछने के कारण वहां पे बहुत सारे जो प्रमाण थे, बहुत सारे जो साक्ष्य थे वो क्या हो गए, उसकी भेंट पर चढ़ गए।
मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। मोहनजोदड़ो बोलते हैं हम, बहुत इजी आप भी समझ लोगे। मोहनजोदड़ो जो है उसके बारे में ऐसा विचार किया गया, ऐसी धारणा, ऐसी सोच है कि वहाँ की जो घाटी है सभ्यता का केंद्र रहा होगा। ये सभ्यता का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उस शहर को हम विकसित करते हैं, संस्कृति होती है, समाज है, धर्म है, वो एक सभ्यता का केंद्र रहा है, यानी कि एक तरह की राजधानी। वो कह रहा है यानी एक तरह वो राजधानी था। माना जाता है ये शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000 थी। 85, 85 का मतलब है बच्चों 85। वहां की जो आबादी थी यानी कि जो जनसंख्या थी वो 85,000 थी। जाहिर है 50,000 साल पहले ये आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। ये बता रहे हैं हमारे लेखक कि 50,000 पहले की बात है। 50,000 पहले ये शहर हमारी जो आज की आबादी है उसकी परिभाषा को लांघता है, अर्थात कहीं ना कहीं उससे भी बहुत अच्छा माना जाता है, महानगर कहलाता है। आप जानते हैं महानगर कौन कौन से होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में आबादी होती है, जनसंख्या होती है। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। वो कह रहा है कि सिंधु घाटी मैदान की जो संस्कृति थी है ना, छोटे छोटे टीले बने हुए थे जहाँ पे आबादी रहा करती थी, और ये टीले प्राकृतिक नहीं थे बल्कि कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। देखिए कुछ टीले जो होते हैं मरुस्थल में, वो आपने टीले पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, वो प्राकृतिक होते थे, लेकिन ये कह रहे हैं कच्ची और पक्की दोनों तरह की, है ना, जो कच्ची और पक्की दोनों तरह की जो ईंटें हैं, उन ईंटों से धरती की सतह पर ऊंचा उठाया गया था, अर्थात उनको बनाया गया था। वो नेचुरल नहीं थे बल्कि उनको टीलों को जमीन के ऊपर ईंटों के द्वारा धरातल से ऊपर बनाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। आपने सिंधु नदी के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी के उधर ही सिंधु नदी भी थी। तो ये कई बार कि अगर नदी में उफान आ जाए, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए, तो जो पानी है सिंधु नदी का वो उन तक ना पहुंच सके। अगर धरती से ऊंचाई पे हम अपना मकान बनाएंगे तो जाहिर से पानी है कि वो पानी ऊपर नहीं पहुंचेगा, इसी तरह वो पानी ना ऊपर पहुंचे, इसलिए उन्होंने ऊंचाई पे टीले बनाए थे। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। वहाँ की स्पेशलिटी बता रहे हैं कि वहाँ की जो सड़कें थी है ना, उसकी वो आज भी गलियों पे अपन वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, अच्छे से घूम सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायबों घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वही है। आप इसकी किसी भी दीवार की पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि हमारा जो अजायब घर है, अजायब घर क्या होता है बच्चों, म्यूजियम में रख दी जाती हैं जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, इतिहास की जो चीजें हैं, वो जब वहाँ से शहर समाप्त हो गया, संस्कृति समाप्त हो गई, वहाँ जहाँ आबादी नहीं है, वहाँ की जो कुछ स्पेशल चीजें हैं वो वहाँ से लाके अपने हम लोग क्या रख देते हैं, म्यूजियम में रख देते हैं, ताकि हम वहाँ जाकर उसको देख सकें। लेकिन वो कह रहा है देखिए दीवारें हैं, इतनी छोटी छोटी गलियां हैं, दीवार निकल के जा रही है बच्चों, देखिए। तो ये कह रहे हैं वहाँ की जो दीवारें थी वो इतनी मजबूत थी कि आप ऐसे पीट करके उस पर टिकेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो खंडर हो चुकी है, वो गिर जाएंगी आपके एक झटके से, बल्कि आप आराम से उस पर ऐसे करके पीठ लगा के आराम से उस पर क्या कर सकते हैं, सुस्ता सकते हैं, अपनी थकान उतार सकते हैं। वह एक खंडर क्यों ना हो, किसी घर की देहरी पर पाँव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। हो सकता है जब आप वहां से निकल के जा रहे हो किसी का घर हो, लेकिन वो घर अब कैसा बन चुका है, खंडर का रूप बन चुका है बच्चों, खंडर बन चुका है। लेकिन जब आप उसकी देहरी पे पैर रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आप जैसे ही पैर रखेंगे वो टूट जाएगी या फिर आप वो खराब हो जाएगी, आराम से आप वहां पे क्या हो सकते हैं, रुक सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। हमारे जो लेखक हैं बता रहे हैं रसोई, आप जानते हैं रसोई में मसालों की खुशबू आती है, खानों की खुशबू आती है, तो जब आप किसी उधर से गुजरेंगे, जब रसोई पड़ेगी तो उस रसोई में जब आप रुकेंगे तो आपको एक खुशबू महसूस होगी खाने की। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं। अगर कोई सड़क है, जाहिर सी बात है आपको पता है पहले बैलगाड़ियां हुआ करती थी बच्चों, तो आप किसी सड़क पर खड़े होंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा। ये सारी चीजें कैसी हैं, फील करने की है
है ना, इनको हम फील कर सकते हैं। तो आप जब वहां से गुजरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो बैल है, बैल के गले में जो घंटियां पड़ी होती हैं, उन घंटियों में से आवाज आपको रुन झुन हल्की हल्की से टन टन की आवाज आपको सुनाई देगी, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है, जिन्हें आपने किसमें देखा है बेटा, मिट्टी में देखा है, अर्थात तस्वीरों में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। जब आंगन में सीढ़ियां होती थी उस समय ऊपर छत होती थी या ऊपर भी कमरे होते थे उस समय, लेकिन आज वो सीढ़ियां पूरी तरह से खंडर हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। तो वो सीढ़ियां आज आपको कहाँ ले जाएंगी, अगर आप ऊपर चढ़ के भी जाएंगे तो आपको ऊपर का आकाश दिखेगा, आसमान दिखाई देगा। वो आपको कहीं ले नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर से आपको आकाश जरूर दिखाई देगा। जो अधूरी है, जो सीढ़ियां अब अधूरी हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं और वहां से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। वो कह रहे हैं जब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर आप उन पायदानों पर, जो लास्ट सीढ़ी है, लास्ट सीढ़ी पर आप जाकर जब खड़े होंगे तो वो भले आपको कहीं ले नहीं जा रही, लेकिन आप ऐसा फील करेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे बच्चों कि आप ऐसा लगेगा कि आप दुनिया की छत पर पहुंच चुके हैं, आप सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से खड़े होकर सब कुछ देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, पूरी दुनिया देख सकती हूँ, क्योंकि वहां से आपको इतिहास को नहीं उसके पार को झांकना है। आप इतिहास को नहीं देख रहे, बल्कि इतिहास से पहले जो हो जा चुकी होती है घटनाएं, वो क्या कहलाती है, इतिहास, है ना। इतिहास को वो क्या होती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होती है, वही हम इतिहास में लेते हैं। हर चीज तो हम इतिहास में शामिल नहीं करते। तो आपको ऐसा लगेगा कि इतिहास जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, उसकी जो घटनाएं वो मैं कहीं बंद आंखों से देख रही हूँ, उसको महसूस कर रही हूँ। आप ऐसा सोचेंगे। आगे देखिए, सबसे ऊंचे चबूतरे पर खड़ा बौद्ध स्तूप है। वो कह रहे हैं जब सबसे ऊंचे चबूतरे पे मैं जाके खड़ा होऊंगा तब क्या होगा, बौद्ध स्तूप होगा। बौद्ध के बारे में आप जानते हो, हिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ, स्तूप बने हुए हैं जो कि अशोक ने बनवाए थे। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण टीले पर बना। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप का आकार दिया गया है। वो कह रहे हैं कि वो जीर्ण हो चुका है, टूट फूट चुका है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। भिक्षु कौन होते हैं बच्चों, जो भिक्षा मांगते हैं उनको भिक्षु कहते हैं। 1922 में जब राखलदास बनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। जो राखलदास बनर्जी ने, जिन्होंने इसका क्या करा है, खोज किया है मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा का, 1922 में जब वो आए थे तो उन्होंने इस स्तूप की खोजबीन करी, पूरी तरह से करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्म हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान है। इल्म का मतलब होता है अनुभूति हुई, ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पर क्या है। जब उन्होंने खुदाई शुरू करी कि यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है कि ईसा पूर्व के निशान है। ईसा यानी कि हमारी जो पूरी की सदियां हैं उसके निशान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। जो हमारे दूसरे थे भारतीय पुरातत्व का मतलब होता है जो प्राचीन चीजें होती हैं उनकी खुदाई, सर्वेक्षण करना, जांच करना। वो महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू करा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे खुदाई शुरू की जाए, तो वहां पे एक अभियान शुरू किया गया। धीमे धीमे ये खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की दोहरी पर ले आई। जैसे जैसे हम खोजते जाते हैं, खुदाई करते जाते हैं, हमें बहुत सारे प्रमाण, तथ्य, चीजें क्या होती हैं, मिलती जाती हैं। विशेषज्ञों ने जब सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी यानी वहां तक, उसने हमें सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचा दिया। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाके खड़ा कर दिया। जो मिस्र है और जो मेसोपोटामिया है, इराक में जो है, उसकी जो प्राचीन सभ्यता है ना, उसी से मिलती जुलती हमारे भारत की सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता है, उसके समान लाके खड़ा कर दिया कि जिस प्रकार उसकी है उसी प्रकार इसको भी लाके रख दिया। वहां पे मिली है, समकक्ष का मतलब है बिल्कुल समान लाके खड़ा कर दिया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया।
एक हम दावा करते हैं, वैज्ञानिक दावा करते हैं, आप लोगों को जैसे पता है कि यहाँ पर अगर हम खोदेंगे हमें ऐसा लगता है यहाँ पे ये साक्ष्य मिलेंगे, ये मिलेंगे। तो जिस तरह से विशेषज्ञ लोग जो थे वो दावा करते थे कि यहाँ पर हमें ये चीज है, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे भारत के जो दावे थे पुरातत्व वैज्ञानिक का, उनको एक आधार मिल गया, यानी कि एक रोल मॉडल मिल गया कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है। अगर हम यहाँ पे खोजबीन करेंगे तो हमें पुरातत्व जो चिन्ह है या हमारे प्रमाण है, जो भी चीजें हैं हमारा सामान, वो यहाँ हमें मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स आज हम अपना चैप्टर यहीं पे करते हैं खत्म, कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।